हाँ जी। तो चिकित्सा स्थान में सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई इसमें रसायन और वाजीकरण का वर्णन अपने को मिलता है। और दोनों में ही, भले ही आप रसायन की बात करो चाहे आप वाजीकरण की बात करो, पर रसायन और वाजीकरण दोनों के अंदर ही चार चार पार्ट है ना। चार भाग जो है वो रसायन के बताए गए हैं और चार ही भाग जो है वो वाजीकरण वाले चैप्टर में है। तो ये भी आपको याद रखना, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो रसायन का पाद नहीं है या फिर वाजीकरण का पाद नहीं है। इस प्रकार से चीजें आती, कैसे अपने को याद करना वो अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन चिकित्सा स्थान में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहले तो चिकित्सा स्थान से जनरली जो है वो 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब 40 नंबर का जो है वो चिकित्सा स्थान आता ही है, पीजी की बात करें तो। और अगर मैं यूजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो थर्ड ईयर का विद्यार्थी है उसके लिए चिकित्सा स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनल ईयर का जो विद्यार्थी है उसके लिए भी मैं कहूंगा कि भाई काय चिकित्सा जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काय चिकित्सा जो है इसी से निकला है ना, यही आता है, ये पढ़ लेते हैं, उसको काय चिकित्सा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। चलिए, तो मैं कहूंगा कि पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से 1 से लेके 17 तक चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार आपको पढ़ना है बिना किसी चैप्टर को छोड़े। अपन बात भी करते रहेंगे, अभी 2024 में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए उनकी बातें भी अपन करेंगे। दूसरी अपन बात करते हैं कि 1 से 17 के अलावा जो है तो वो कौन सी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 20 वाला अध्याय है, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है वात व्याधि, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वात भी प्रधान दोष है, इंपॉर्टेंट हो गई। वात रक्त की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और उरु स्तंभ और योनि व्यापक। ठीक है, ये कुछ चैप्टर और है जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन जानते हैं कि भाई 2 चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी चिकित्सा स्थान में सारी क्या है, डिजीजेज की बात करती है। इसीलिए अपन कहेंगे भाई अपने को ज्यादातर क्या पढ़ना है, व्याधियां पढ़नी है। और व्याधियों में अपन बात करें कि सबसे पहले व्याधियों का निदान अपने को देख लेना है। व्याधियों के लक्षण अपने को देखने हैं कि उक्त व्याधि का क्या लक्षण है, चिकित्सा सूत्र और योग। और अपन प्रयास करेंगे कि साथ साथ सारी की सारी चीजें अपन याद करते चले। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा एक फ्रेम बताया आपको कि ऐसी ऐसी चीजें जो है इस चिकित्सा स्थान में अपन देखें। अब बात करते हैं कि चिकित्सा स्थान में जो पहला चैप्टर है वो रसायन है और दूसरा चैप्टर जो है वो वाजीकरण है। चिकित्सा में जनरली अपन ने पढ़ा कि भाई क्या है इसमें, डिजीज है। लेकिन रसायन और वाजीकरण तो एक प्रकार से डिजीज तो नहीं है, तो इसका चिकित्सा स्थान में आने का क्या मतलब हुआ। दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि रसायन वाजीकरण जो आचार्य चरक ने कहा वर्णन किया है रसायन और वाजीकरण का। तो आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि चरक संहिता में रसायन और वाजीकरण का वर्णन कहाँ पे किया गया है, चिकित्सा स्थान के शुरुआत में या फिर प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय में। तो कहाँ किया गया, चिकित्सा स्थान के स्टार्टिंग भाग में, प्रथम में किया गया है। सुश्रुत संहिता की बात करें तो चिकित्सा स्थान के मध्य में किया गया। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर चिकित्सा स्थान का 26 से लेके 30 तक के चैप्टरों में रसायन और वाजीकरण की बात की गई है। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह की बात करें तो उत्तर स्थान में जो है वो रसायन वाजीकरण का वर्णन किया गया है। ये चीजें भी जो है पूछी जाती है एग्जाम। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज, सुश्रुत संहिता में चैप्टर्स की बात करें तो 40 चैप्टर होते हैं भाई चिकित्सा स्थान में। और वहीं अगर अपन चरक संहिता की बात करें तो 30 चैप्टर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले पाद का नाम है अभया आमल की रसायन वादक। अभया किसका पर्याय होता है, कोई बताएगा अभया किसका पर्याय हर होता है। हरित की सर। हरित का पर्याय होता है। ठीक है, तो अभया आमल की अध्याय, तो सबसे पहले तो इसका मतलब इसमें हरित की होगा, आम्ल की होंगे, इनके जो भी योग होंगे उनमें ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। तो नो डाउट कि दोनों चीजें आती हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिएगा पूछ देंगे आपको ब्रह्म रसायन में हरित की और आम्ल की का क्या रेशियो है। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी भी आए थे और आते रहते हैं हर बार। ठीक है, तो ये अपन बात करते हैं। तो चारों पाद अपन देख लेते हैं कैसे कैसे आपको याद रखना है। तो ये थोड़ी सी चीज है, ये आप लिख लीजिएगा कि रसायन चिकित्सा में 4 पादों की बात अपन करते हैं, वाजीकरण में भी 4 की बात करते हैं। रसायन वाला अपन याद करेंगे आपका आयुर्वेद, आपका आयुर्वेद। आ से याद करेंगे अभया आमल की, प्राण कामिये, कर परिचितिये और आयुर्वेद समुत्थान। 4 नाम हो गए आपका आयुर्वेद। अच्छा, लाइन से याद करना है। क्वेश्चन कैसे आएगा, दे देंगे कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन चिकित्सा का पाद नहीं है। यहाँ एक दे देंगे अभय अमल के प्राण काम के कर परिचिति, एक दे देंगे संयोग सरमूल्य दे देंगे।
तो संयुक्त सर्वमूल्य किसका है? वाजीकरण वाले का है, तो वहां का उठा के देखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आयुर्वेद समुत्थान, ये जो पाद है रसायन का, उसमें कितने योग है? तो अपन क्या कहेंगे भाई? 4 योग। ठीक है, तो इसके कितने योग हो गए? 4 योग हो गए। कर परिचिति की बात करें तो कितने योग हो गए? 16 योग हो गए। प्राण कामीय की बात करें तो कितने योग हुए? 37 योग हो गए। और अभय अमलकीय की बात करें तो कितने योग हो गए? 6 योग। टोटल याद करना आपको कि टोटल योग कितने होते हैं रसायन अध्याय में, कुल योग कितने हैं? तो आप कितना याद करोगे? 63 है भाई। मैं पूछता रहूंगा कि रसायन में कितने? 63 है। पूछा जाता है आयुर्वेद समुत्थान में कितने हैं? तो 4। कहते हैं आयुर्वेद चारों तरफ फैला है, तो आयुर्वेद में 4 योग आयुर्वेद समुत्थान वाले में। कर परिचितीय में करना, कहते हैं भाई कुछ काम करो। अब कितने 16 साल के हो गए, तो 16 साल की उम्र में क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं। ठीक है, तो 16 साल की उम्र में कुछ काम करते हैं, तो ये 16 याद करेंगे कर परिचितीय में। प्राण काम्य में तो सभी को प्राण ज्यादा चाहिए होते हैं, तो 63 में से सबसे ज्यादा किसके? 37 प्राण वाले, तो प्राण सबको लंबे चाहिए भाई, तो 37 याद करना है। और अव्यामल्य के 6 याद कर लीजिए। ठीक है, तो मैं कभी भी पूछूं कि बताइए अभय अमलकीय में कितने योग हुए? 6। प्राण काव्य में 37, कर परिचितीय में 16, और आयुर्वेद समुत्थानीय में 4, तो टोटल 63 योग। सभी योग आपको याद करने और आसान है, याद हो जाएंगे। सबसे पहले चूंकि अपन अभय आमल की अध्याय पढ़ रहे हैं, तो इसमें अपन देख लेते हैं कि भाई योग कैसे अपन देख रहे हैं। कह रहे हैं कि ब्रह्मा के चयन मंत्र से सबका लक्ष्य हरा हो जाता है। एक लाइन याद करें, अपन ऐसे भी याद कर लेंगे, लाइन पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। सबसे पहले 6 ही तो नाम है, जिसमें से 2 तो ब्रह्म रसायन हो गए और 2 हरित की रसायन हो गए। अरे फालतू छोड़ो ना आप। 2 ब्रह्म रसायन हो गए, प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, और 2 हरित की रसायन है, पहला हरित की रसायन और द्वितीय हरित की रसायन। खत्म। च्यवनप्राश अपन जानते, पूछा जाता है कि बताइए च्यवनप्राश का वर्णन कहाँ पे है? आचार्य चरक ने च्यवनप्राश का वर्णन कहाँ किया है? तो रसायन अध्याय में किया है। ठीक है, और रसायन अध्याय के भी कौन से पाद में? अभय अमल के वाले में किया है। तो अपन जानते भाई च्यवनप्राश में कंटेंट है ना, तो अपन कहेंगे भाई ये अभय अमल के अध्याय में च्यवनप्राश का वर्णन होता है। बचा कौन सा? आम्लक रसायन, तो ये ध्यान। वैसे याद करना चाहें तो ब्रह्मा से च्यवनप्राश, लक से आम्लक, और हरा से हरित। ठीक, तो ये बातें। अब अपन देखिए शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद के प्रयोजन की बात करते हैं। आचार्य चरक बताते हैं स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकार प्रशमनम। आयुर्वेद का प्रयोजन है कि 2 चीजें हैं, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर व्यक्ति के रोगों को दूर करना। तो अपन कहते हैं भाई ये रसायन चिकित्सा है, वो अपन कहेंगे किसमें आता है? कि भाई स्वस्थ व्यक्ति है, आप च्यवनप्राश खाते रहिए, आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और आपका ट्रीटमेंट जो है वो चलता रहेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं, यह खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्ट नाम व्याधि परिमोक्ष है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। एक ही बात है, लेकिन आचार्य चरक जो है वो आयुर्वेद का प्रयोजन जो है वो 30वें अध्याय में बताते हैं, बात नंबर 1। वहीं आचार्य सुश्रुत आयुर्वेद का प्रयोजन सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में बताते हैं, ये बात नंबर 2 आपको ध्यान में रखना। अगली बात है, पहले जो है चरक कहते हैं कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। मान लीजिएगा कोई डिजीज महामारी फैल गई, अभी कोरोना जैसे फैला था, तो क्या कहा भाई? पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है वो एक प्रकार से बंद हो जाओ, वो बाहर मत निकलो, लॉकडाउन लगा दिया कि जो स्वस्थ बैठे हैं वो स्वस्थ रहें। अब इसके बाद में जो जो डिजीज कंडीशन आ रही है उनको अस्पताल में लाओ, मेडिकेशन चलाओ। ठीक है, तो एक बात हो गई कि पहले क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम। पहले स्वस्थ है उसको ठीक रखो और फिर आतुर की चिकित्सा करो। ठीक है। आचार्य सुश्रुत क्या करते थे भाई? सर्जरी वाले व्यक्ति थे, तो वो उनका मानना था व्याधि उपसृष्टा नाम है व्याधि परिमोक्ष है, कि जिसको क्या हुआ, जिसका पांव कट गया है, जिसका फ्रैक्चर हो गया है, या फिर जो ब्लीडिंग हो रही है, उसको पहले लाओ, क्योंकि वो मर जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी वाला बैठा है, उसको एक बार रहने दो, उसको जरूरी काम नहीं है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है। लेकिन जो पांव कट रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, जरूरी है, उसको पहले ठीक करो। तो सुश्रुत कहते हैं कि व्याधि उपशिष्ट नाम व्याधि परिमोक्ष है, जो व्याधि से उपशिष्ट है उसकी व्याधि दूर कीजिए, और स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षा, उसके बाद में स्वास्थ्य रक्षा, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षा की बात की गई है। ठीक है, तो ये चीज। इसके बाद में आगे आता है चिकित्सा का अर्थ रोग निवृत्ति जनक व्यापार है। चिकित्सा का मतलब क्या है? कि रोग से निवृत्ति मिल जाना। ठीक है, इसीलिए हम बात करते हैं कि जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है वो चिकित्सा नहीं हो सकती।
ठीक है, आपका जैसे अपन पैरासीटामोल ले रहे हैं, उसने क्या किया, आपका फीवर इंक्रीज हुआ, उसको ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसको डिक्रीज कर दिया, तो वो तो सप्रेस किया गया है, वो चिकित्सा नहीं हुई, आपको निवृत्त नहीं हुए उस चीज से, वो सप्रेस कर दिया, आपको बस फील नहीं हो रहा है, तो वो एक चिकित्सा नहीं है। लेकिन अपन बात करें रोग निवृत्ति जनक व्यापार होता है, वही क्या होता है, चिकित्सा होती है। जिस व्यापार से रोग उत्पन्न ना हो, या फिर जिस व्यापार से उत्पन्न रोग शांत हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं अपन, चिकित्सा कहते हैं। अगली चीज आती है, मैंने पूछा था, मतलब मैंने बताया था कि भाई चिकित्सा की परिभाषा जो है वो कहाँ दी गई है। जैसे आप चिकित्सा स्थान शुरू करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि चिकित्सा की परिभाषा कहाँ कहाँ बताई गई है। तो बताइए मुझे, चिकित्सा की परिभाषा कहाँ बताई गई है, कोई बता पाएगा? चरक सूत्र चैप्टर 9 and 16। बिल्कुल, ये जो परिभाषा है, चतुर्णाभिषेक आदि नाम सस्ता नाम धातु व्यक्तित्व प्रवृत्ति धातु साम्य अर्थात चिकित्सा इति अभिधीयते। ये जो श्लोक है, ये 9 नंबर के चैप्टर का श्लोक है। और जो 16वें में आएगा, वो जब आएगा तो उसकी भी अपन बात करेंगे कि धातु साम्य, जिस क्रिया से धातु में साम्यता लाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, चिकित्सा बोलते हैं। वो अपने को बात मिलती है 16 नंबर के चैप्टर में। और ये जो अपन कहेंगे कि भाई चतुर्णा भीषक आदि नाम की जो 4 प्रकार के भीषक आदि हैं, कौन से, विदुर से याद कर सकते हो, भीषक द्रव्य उपास्थाता रोगी, ये जो 4 प्रकार की चीजें हैं, ये क्या करते हैं, सस्ता नाम धातु व्यक्तित्व, ये क्या, सस्ता नाम मतलब श्रेष्ठ होते हैं, बेस्ट होते हैं, बहुत अच्छा भीषक है, बहुत अच्छी आपके पास में औषधि है, बहुत अच्छा आपका परिचारक है, उपासदाता है, और रोगी भी बहुत अच्छा है, मतलब अपने अपने सारे गुणों से संपन्न है अगर ये चारों, तो वो क्या करेंगे, धातु विकृत, जो धातु विकृत हो गई है, प्रवृत्ति धातु साम्यता, वो प्रवृत्त करेंगे किस चीज को, धातु साम्य करने की तरफ प्रवृत्ति करेंगे, चिकित्सा अभिधीयते, और इसी को क्या बोलते हैं, चिकित्सा बोलते हैं। ये श्लोक आपको याद होना चाहिए। अब चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हो, कोई पूछेगा आपसे भाई क्या पढ़ रहे हो, चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं, बताओ भाई, चलो चिकित्सा का श्लोक ही सुना दो फिर। तो चतुर्णा भीषक आदि नाम सस्ता नाम है, धातु विकृते प्रवृत्ति धातु साम्य अर्था चिकित्सा इति अभिधीयते। तो ये एक श्लोक हो गया अपना चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा है क्या, ये चारों चीजें मिलकर धातु, जो विकृत धातु है उनको सम अवस्था में लाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, चिकित्सा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीज आपके लिखने के भी काम आएगी, आप जैसे काय चिकित्सा में लिख सकते हो, बिल्कुल लिखिए आप, है ना, बड़ा क्वेश्चन आ रहा है उसमें सबसे पहले टिका दीजिए और लास्ट में भी लिख देना, है ना, तो ऐसे। इसके बाद में देखिएगा, अगली अपन बात करते हैं कि रसायन और वाजीगण चिकित्सा में रसायन चिकित्सा की प्रधानता है, अतः रसायन पाद की व्याख्या सबसे पहले की गई है। रसायन और वाजीगण में बात करें तो रसायन ज्यादा जरूरी है, वाजीगण इतना जरूरी थोड़ी है, ठीक है चलो एक पार्ट है, मानते हैं इंपॉर्टेंट भी है, ये भी मानते हैं, लेकिन चिकित्सा की दृष्टि से देखा जाए तो रसायन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहा कि भाई इसलिए रसायन को पहले लिया गया है। चक्रपाणी के क्वेश्चन भी आजकल कभी कभी आ जाते हैं, इस बार भी 2-4 जो है वो देखने को मिले। चक्रपाणी के मत में रसायन वाजीकरण दीर्घायु रूप महाफल को देने वाला होता है, दीर्घायु रूप महाफल को देने वाला पूछा जाता है। चक्रपाणी ने रसायन वाजीकरण के लिए क्या कहा गया है, तो महाफलदायक कहा है, रसायन वाजीकरण को क्या कहा है, महाफलदायक। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये ज्वर चिकित्सा से भी पहले वर्णन किया गया। क्वेश्चन आता है भाई, ज्वर जो होता है वो रोगों में प्रधान माना गया है ना, तो फिर उससे पहले जो है इनकी क्यों आ रहा है, तो कहा कि भाई ये महाफल देने वाले होते हैं, दीर्घायु देने वाले होते हैं, इसलिए अपन इनकी बात कर लेते हैं ज्वर से पहले। इसके बाद में अपन ने कहा भाई अध्याय में 4 पाद होते हैं और पहले पाद में 6 योग होते हैं, और 6 योग अपन ने पढ़े, 2 तो हरित की रसायन वाले होते हैं, 2 ब्रह्म रसायन वाले होते हैं, है ना, बचे कितने, 3, उसमें एक जानते भाई च्यवनप्राश वाला होता है। ठीक है, और बचे अपन को देख लेते हैं, है ना, लक्ष्य से याद किया, आम्लक रसायन, तो इस प्रकार से अपन ये चीजें भी याद कर सकते हैं। इसके बाद में एक चीज आता है भाई, भेषज प्रकरण की बात अपन करते हैं कि भेषज के 9 पर्याय होते हैं। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित्तम पशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, याद कर लेना, थोड़ा सा ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भेषज का पर्याय नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर बने तो उसको गलत नहीं करके आना। या फिर पूछा जाता है कि चरक संहिता के प्रथम अध्याय में भेषज के कितने पर्याय बताए, तो आप कितने बता दोगे, 9, कितने बताए हैं, 9 पर्याय। ठीक, चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं, भेषज की बात कर रहे थे, तो भेषज क्या होता है, भेषज इज मेडिसिन, और अभेषज क्या होता है, अभेषज डिजीज, जो मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन नहीं है वो फिर क्या है, डिजीज है ना, तो कह रहे हैं भाई भेषज के 2 प्रकार,
तो टू टाइप ऑफ मेडिसिन कह रहा है कि भेषजम द्विविधम च तत् स्वस्थस्य ओजस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगमुक्त। कह रहे कि दो प्रकार की मेडिसिन हो सकती है। एक क्या है, स्वस्थ से ओजस्करम, क्या होगी, जो स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ पुरुष है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला हो सकता है ना, उसको स्वस्थ रखे। और किंचित मतलब कुछ, और किंचित आर्तस्य रोगमुक्त, कुछ ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, रोग आक्रांत व्यक्ति के रोग को दूर करती है। तो वही बात है भाई, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकार प्रशमनम, यही तो बात हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्वस्थ पुरुष के इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है, मतलब वो स्वस्थ रहेगा, और एक क्या है, रोगी है उसको ठीक करेगा। ये भी एक ही बात है। लेकिन ये वाली बात आए तो ये किसके लिए कहा गया है, भेषज की बातें बताई गई कि दो प्रकार की भेषज होती है। इसके बाद में अगली बात आती है अभेषज। भेषज होगी तो अभेषज क्या होता है, देखिए अभेषज भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक कौन सा होता है, बाधन होता है, और एक सानुबाधन होता है। भेषज भी दो ही प्रकार का है, स्वस्थस्य ओजस्करम और आर्तस्य रोगनुत, ऐसे दो याद करने हैं। और ये भी क्या है, दो है, बाधन और सानुबाधन। बाधन का मतलब एक्यूट डिजीज है, और सानुबाधन का मतलब क्रोनिक डिजीज, जीर्ण व्याधि, है ना, क्रोनिक। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा कि जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे, अल्प उपद्रव करे, उसे बाधन कहते हैं। जैसे कि विष सत्य प्राण घातक होता है, आपने जहर खाया आप तुरंत मर गए, ये क्या हो गया, एक्यूट हो गया, ठीक है, ये एक्यूट हो गया। अब इसके बाद में कह रहे हैं कि या अविज्ञात औषधि विष अग्नि वज्र या शस्त्र के समान मानी गई है, यानी वो तुरंत मार, ये तत्काल उपद्रव के उदाहरण है। सामान्यतः जिन रीतों में दिन में शयन निषिद्ध है, उन रीतों में यदि शयन किया जाए तो अंगमर्द गौरव आलस्य, मतलब जिससे तुरंत आपको उसका लक्षण दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि अपन कहते हैं आज दिन में सो लिए इसलिए थोड़ा सा सिर भारी हो रहा है, रात भर नहीं सोए इसलिए सुबह उठ के सिर दुख रहा है, मतलब तुरंत आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। दूसरा कह रहा है कि सानुबाधन, इसमें देखिए क्या कहते हैं कि चक्रपाणी के ने सानुबाधन के उदाहरण में दीर्घ काल अवस्थाई कुष्ठ रोग का उदाहरण दिया, कहा कि वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पे, बाधन का मतलब एक्यूट डिजीज, सानुबाधन से मतलब है क्रोनिक डिजीज, जैसे कि कुष्ठ रोग चलता जाएगा, है ना, बहुत लंबे समय तक रहेगा वैसे। अब अपन ने कहा कि भाई रसायनवाजीकरण है, और रसायनवाजीकरण से होता क्या है, अपन ने कहा कि भाई स्वस्थ से ऊर्जस्करण यत तू तद वृश्यम तद रसायनम। कह रहा है कि रसायनवाजीकरण जो औषधियां हैं वो क्या करती है, स्वस्थ व्यक्ति में ऊर्जस्कर मतलब ओज को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले वो होते हैं, और वही क्या है, वृक्ष है, और वही क्या है, रसायन, ठीक है। तो अपन का भी आयुर्वेद के दो प्रयोजन बताए आचार्य चरक ने। पहले का स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, तो रसायनवाजीकरण क्या कर रहे हैं, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद में जो आतुर है उसके रोगों को ठीक कर रहे हैं, तो वो बाकी चीजें क्या आ रही है, थर्ड चैप्टर से आ रहे हैं। आतुर किससे हुआ, ज्वर से हुआ, तीसरे चैप्टर में बता दिया। आतुर किसका है, रक्तपित्त का है, रोगी की क्या हो गया, रक्तपित्त हुआ, फोर्थ चैप्टर में बता दिया। आगे सारी दूसरा जो प्रयोजन है उसकी सिद्धि तो हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वस्थ व्यक्ति के इम्यूनिटी को बढ़ाने की बातें रसायन और वाजीकरण में हो रही है। तो ये हो गई प्रथम औषधि बोल देते हैं, या फिर प्रधान औषधि कह सकते हैं। द्वितीय औषधि प्राय रोगों को शांत करने वाली होती है ना, ये द्वितीय औषधि। द्वितीय औषधि मतलब जो रोगों को शांत कर रही है, उसके अलावा और औषधि है, ठीक है। तो ये बातें आ गई। इसके बाद में अगली चीज अपन देखते हैं, अब आती है रसायन के गुणों की बात। अपन रसायन के गुणों में सबसे पहले आता है दीर्घमायु स्मृति मेधा आरोग्य तरुणम वय प्रभाव वर्ण स्वर उदार्यम देह इंद्रिय बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनाते लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम। कुछ भी आपको याद नहीं हो, ये लाइन जरूर याद रखनी है, लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम, कि लाभ मिलता है किसको, जो रस आदि धातुएं होती है उनको लाभ मिलता है, उत्तरोत्तर लाभ मिलता है, रस रक्त वास है ना, मांस में दस्ती मज्जा, इन सबको क्या मिलता है, जो उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है उसी को क्या कहते हैं अपन, रसायन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, कह रहे कि लाभोपाय सस्ता नाम रसादि नाम रसायन, ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है, रसायन की चरक के द्वारा। यहाँ पे अगर आता है यज्ञ जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम, कि जो क्या करती है, जो जरा बुढ़ापा व्याधि इन सब का क्या करती है, विध्वंस करती है। जो औषधि, भेषज मतलब क्या हो गया, मेडिसिन पढ़ा था ना अपन ने, जो मेडिसिन जरा का व्याधि का इनका विध्वंस करने वाली होती है उसी को रसायन बोलते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, मैं बोलूंगा ऐसे, ये जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम किसके द्वारा दी गई है, ये चक्रपाणी के द्वारा दी गई, ठीक है।
विध्वंस याद करना। चक्र क्या था? श्री कृष्ण का जो शस्त्र था वो क्या था? चक्र था। ठीक है, तो चक्र से याद करना। चक्र क्या करता है? विध्वंस करता है। ठीक है, तो विध्वंसी वाला नाम आए तो वो किसके लिए है? वो चक्रपाणी के लिए। ठीक है, अच्छा बताइए मुझे, चक्रपाणी ने सुश्रुत संहिता पे कौन सी टीका लिखी? कोई बता पाएगा? अ, भानुमति टीका। भानुमति टीका। ठीक है, तो ये हो गई। अच्छा, इसका काल याद करना, 11वीं शताब्दी। अच्छा, चरक पे लिखी आयुर्वेद दीपिका। ठीक है, चलिए। इसके बाद में एक चीज और आती है, एक परिभाषा और आती है, सारंगर और बताते हैं। रसायनम च तत्ज्ञेयम यज जरा व्याधि नाशनम। अगर नॉर्मल आ गया यज जरा व्याधि नाशनम तो ये सारंगर का है। ठीक है, और विध्वंसी वाला आ जाता है तो वो चक्रपाणी का है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये अपन ने किसके गुणों की बात की? रसायन की परिभाषा है, गुण जो भी अपन कहे। यहां पे अपन बात करते हैं वाजीगण की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अपत्य संतान क्रम यत सद्य संप्रश्नम। जो भेषज अपत्य संतान अर्थात पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि को संतान करने वाला, उत्पन्न करने वाला, जो शीघ्र ही मैथुन विषय हर्ष को उत्पन्न करने वाला हो, जिस भेषज के सेवन से अप्रतिहत वेग से अत्यंत बलवान घोड़े के समान मैथुन करने में समर्थ होता हो, जिसके सहयोग से प्रयोग से स्त्रियों के लिए अत्यंत प्रिय होता है। ये सारी चीजें यहां से क्वेश्चन नहीं आते। देखो क्वेश्चन दो पूछे जाते हैं इसमें से। एक तो पूछा जाता है अपत्य संतान कर्म किसके लिए कहा गया है? अपत्य संतान कर्म किसके लिए? वाजीकरण के लिए कहा गया, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन आता है, ये जरूर पूछा जाता है, यस है श्री बलम पुष्टि, यहां पे डेस दे दिया जाता है, डेस तक। तो देखो जो यस देने वाला होता है, श्री ये ना लक्ष्मी वाला कह सकते हैं, बल देने वाला, पुष्टि देने वाला, ये कौन होता है? तो देखो यहाँ पे वाजीगण में जनरली अपना ध्यान किधर जाता है? जो अपन कह सकते हैं एक प्रकार से मैथुन विषय जो बातें होती हैं उनकी तरफ ज्यादा जाता है वाजीगण का। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, और नीचे ऑप्शन आपको देंगे, पहला ऑप्शन आपको च्यवनप्राश दे देंगे। ठीक है, तो बल पुष्टि आप देखोगे हाँ यार च्यवनप्राश भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, यस श्रेय बलम पुष्टि वाजीकरण में हो। एक पूछा जाता है संतान मूल किसको बोलते हैं, है ना? संतान का मूल क्या होता है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो संतान मूल क्या होता है? वाजीकरण होता है। आगे अपन आएगा तब पढ़ेंगे अपत्य मूल किसको बोलते हैं। तो अपत्य मूल जो है वो स्त्री को बोलते हैं, और संतान मूल जो है वो वाजीकरण को बोलते हैं। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा अपन हिंदी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा। कह रहा है कि जिससे वृद्धावस्था हो जाने पर भी शुक्र का क्षय नहीं है, अर्थात शुक्र क्षय जन्य लक्षण शरीर में नहीं उत्पन्न होते, जिससे व्यक्ति फल वाला अर्थात संतान वाला होता है ना? स्पर्म जो है वो हेल्दी रहता है, ऐसा कह सकते हैं वाजीकरण औषधियों के प्रयोग से। इसके बाद में देखो एक इसमें उपमा और दी गई है, देखो थोड़ी सी। कह रहा है कि जिससे मनुष्य अनेक शाखा वाले वृक्ष की तरह होता है ना? शाखाएं मतलब संतानों से, तो यहाँ पे शाखाओं का तात्पर्य क्या है? शाखाएं संतान। जिस प्रकार चैत्य, चैत्य मतलब एक गांव का वृक्ष होता है, जैसे पीपल बरगद ऐसे होता है ना, चैत्य वृक्ष बोलते हैं उसको, जो पूजनीय वृक्ष होता है। ठीक है, वृक्ष पूज्य होता है, उसी प्रकार वाजीगण भेष का सेवन करने वाला व्यक्ति पूज्य होता है। देखियो अभी भी अपन गांव समाज में देखते हैं कि जिसके संतान नहीं होती ना उसको हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो ये पुरानी एक रूढ़िवादिता अपन मान सकते हैं। तो ये कहा गया है कि भी जिसके संतानें होती हैं उसको अच्छा माना जाता है, हो इसके तो इतनी संतानें ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वो वाली बातें हैं। वह अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में श्रेष्ठ होता है, और उनकी प्रजाओं में वह बहुप्रज अर्थात बहु संतान वाला है, ऐसा कहा जाता है। ये वाजीकरण का प्रयोग संतान उत्पत्ति करने का मूल है। तो संतान का मूल क्या होता है? वाजीकरण होता है। मृत्यु के बाद भी वह व्यक्ति संतान मूलक अनंत सुख को प्राप्त करता है, और जिन औषधियों के सेवन करने से यश श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, बल, पुष्टि की वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं? वाजीकरण कहते हैं। तो बस यही मैं कहना चाह रहा था कि यश श्री बलम पुष्टि, यहाँ पे च्यवनप्राश आए ऑप्शन में, ब्रह्म रसायन आए तो वो टिक मत लगा देना, यहाँ पे वाजीकरण ही लगाना है, इसलिए ये लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट। ठीक बात है, तो ये अपन ने पढ़ा। इसके बाद में देखिए अपन आगे चलते हैं। आगे अपन चलते हैं अभेषज असेव्य, कि औषध से विपरीत जो द्रव्य होता है वो क्या करेगा? वो डिजीज करेगा। तो कह रहा है कि वो असेव्य, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो यही बात अपन क्यों सेवन करेंगे उसका। अब दूसरा रसायन प्रकरण आता है। दूसरा कहते हैं कि भाई जो रसायन अपन ने देख लिया है कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे रसायन होते हैं, और पहला अपन ने अभय आमन के अध्याय में अपन ने कहा कि भाई 6 प्रकार के
योग है इसके अंदर, रसायन है कह सकते हैं। तो उनका प्रयोग अपन कैसे करेंगे वो चीजें इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। तो द्विविध रसायन प्रकरण, दो प्रकार के रसायनों को प्रयोग करने की विधि होती है। तो कह रहे कि रसायना नाम द्विविधम प्रयोगेषु विदु कुटी प्रावेशिकम च एव वातातपिकम एव च। दो प्रकार से रसायन का सेवन किया जाता है, एक तो होता है कुटी प्रावेशिक और एक होता है वातातपिक। देखो, वातातपिक कुटी प्रावेशिक का मतलब क्या हुआ? कुटी मतलब क्या होता है? एक ऐसा घर होगा जिसके अंदर बैठ के आप रसायन का सेवन कर रहे हो, मतलब औषधि का सेवन आप एक कमरे में बैठ के ले रहे हो। तो अभी अभी ऐसा क्या करते हैं भाई, आपको अस्पताल वाली अगर आपको औषधियां दे रहे हैं तो आप क्या हो गए, एडमिट हो गए, तो क्या बोल दिया उसको अपन एक प्रकार से आईपीडी बोल दिया, इंडोर मैनेजमेंट कह सकते हैं। और दूसरा आता है वातातपिक। वातातपिक का मतलब होता है वात और आतप, दो शब्द है ना इसमें, एक है वात और एक है आतप। ठीक है, वात, वातातपिक मतलब वात के संपर्क में भी हो, आतप मतलब आप धूप के संपर्क में भी हो, उसको बोलते हैं वातातपिक। तो दो होते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये आउटडोर वाला हो जाएगा, है ना, ओपीडी जिसको अपन बोलते हैं। मतलब आपको बस पर्ची लिख के देंगे, आप दवाएं लेके जाइए, अगर वहां जाके आप सेवन कीजिए। तो कह रहे कि भाई दो विधि होती। अच्छा, कोई और बालक बता देगा एक विधि और है इसी चैप्टर में, किसी को याद हो, यहाँ पे नहीं दी गई है, वो आगे आएगी। एक होती है कुटी प्रावेशिक, एक होती है वातातपिक, एक और होती है, किसी को पता है? नहीं पता? अच्छा, द्रोणी प्रावेशिक नाम सुना है किसी ने? द्रोणी प्रावेशिक विधि सुना है? यस सर। हाँ, वो भी होती है ना, लेकिन ऐसे पूछे दो ही बताना आपको, कुटी प्रावेशिक और वातात्मक। देखिए क्या कह रहा है कि स्वस्थ पुरुष के लिए रसायन और वाजीकरण, इन दो प्रयोगों का वर्णन किया गया है। इन दोनों रसायन का प्रयोग इन दोनों में रसायन का प्रयोग उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसके प्रयोग से सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है। वाजीकरण राजस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट। कह रहे कि रसायन और वाजीकरण में भी रसायन को उत्तम क्यों माना गया है? तो उसका कारण ये है कि रसायन के प्रयोग करने से सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है, और वाजीकरण का प्रयोग करने से राजस गुणों की प्राप्ति होती है। और राजस क्या होता है? राजस एक प्रकार का दोष होता है ना, रज और तम दो प्रकार के दोष होते हैं, तो दोष उत्पत्ति होती है। तो आप भी अगर वाजीकरण का प्रयोग करोगे, तो इसको किस प्रकार से एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो वाजीकरण का प्रयोग करोगे तो आप में एक प्रकार से थोड़ा सा हार्मोनल इंक्रीमेंट आता है। जनरली देखिए, आचार्यों ने क्या प्रभाव बताया मुझे नहीं पता, लेकिन वाजीकरण का प्रयोग जनरली पुरुषों के लिए बताया गया है। भाई, जो पुरुष है महिलाएं दोनों बराबर ही हैं, लेकिन जनरली आप देखोगे तो वाजीकरण का प्रयोग जो है पुरुषों के लिए ही बताया गया है हर प्रकार से। तो उसी के लिए कहा गया कि पुरुष के अंदर राजस जो दोष है उसकी उत्पत्ति हो जाती है वाजीकरण द्रव्यों के प्रयोग करने से। ठीक है, एक थोड़ी सी बात है, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि वाजीकरण जो होता है वो राजस होता है, और रसायन के सेवन करने से सात्विक गुणों की वृद्धि होती है, प्राप्ति होती है। तो रसायन को जो प्रधान माना गया है वाजीकरण। ठीक है, ये दो चीजें अपन ने पढ़ा, कुटी प्रावेशिक इंडोर मैनेजमेंट और वातातपिक आउटडोर मैनेजमेंट। वात और आतप है ना, ऐसे याद रख लेना। यहां तक की बातें अपन ने की। अब देखो, यहां तक जितनी भी अपन ने बातें की वो दो दो करके अपन ने, जैसे कि देखिए कह रहा है कि सबसे पहले अपन ने कहा भाई जो भेषज, भेषज कितने प्रकार के? सबसे पहले तो अपन ने कहा कि विश्व में संग्रह निम्नलिखित से, सबसे पहले अपन ने कहा एक भेषज होता है और एक अभेषज होता है, एक मेडिसिन होती है और एक रिवर्स ऑफ मेडिसिन, मतलब डिजीज क्रिएट करने वाली चीज होती है। कहा कि दो प्रकार के होते हैं भेषज। अपन ने कहा भाई 9 पर्याय होते हैं भेषज के, है ना, 9 अपन ने याद किया। इसके बाद में कहा कि भेषज फिर से दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वस्थ से ओजस्करम और एक होता है आतस से रोगनुत, है ना, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला या फिर प्रिवेंटिव थेरेपी। और आर्तस से रोग मतलब जो रोगी है उसको ठीक करना। फिर कहा कि अभेषज भी दो प्रकार का होता है, एक बाधन होता है और एक सानुबाधन होता है। बाधन में अपन ने कहा एक्यूट डिजीज, और सानुबाधन मतलब क्रोनिक डिजीज। बाधन मतलब जो तुरंत आपको रिजल्ट दे रहा है, आपने जहर खाया मर गए, वही है। ठीक है, सानुबाधन में क्या कह रहा है, जो लंबे जीर्ण चलता है, जैसे कुष्ठ रोग है, चलता रहेगा, जीर्ण व्याधि लंबे समय तक चलने वाली। इसी प्रकार से अपन ने कहा कि जो स्वस्थ से ओजस्कर वाला है वो भी दो प्रकार का है, एक जो मतलब प्रिवेंटिव थेरेपी या फिर एक प्रकार से इम्यूनिटी बढ़ाने वाला। तो कहा कि रसायन होता है और एक वाजीकरण होता है। फिर से कहा कि रसायन भी दो प्रकार का है, रसायन सेवन करने की दो प्रकार की विधियां होती है।
कहा कि कुटी प्रावेशिक और वातक। ठीक है, तो यहां तक की बातें अपन ने आज की क्लास में की। कल अपन बात करेंगे कुटी निर्माण की बातें अपन करेंगे कि जो कुटी प्रावेशिक विधि से रसायन अपने को लेना है वो कुटी कैसी होती है और उसमें कौन कौन सी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है चीजें। ठीक है, तो आज की बात अपन यहीं तक करेंगे और जो है जो अपन ने आज पढ़ा है उसको एकदम से याद करके आइएगा, है ना। कल अपन इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक, चलिए।